हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आए हैं। यूपीएसआई के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैथ्स आपके सामने रखा जाएगा और यूपीएसआई से रिलेटेड इम्पोर्टेड क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज सिखाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूपीएसआई के लिए स्पेशल मैथ कराया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन, और ये यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर में ये पूछा गया था और हर क्वेश्चन आपको यूपीएसआई से रिलेटेड कराए जाएंगे। और जैसे ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका मैथ्स 100% बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके मैथ्स का नहीं बचेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 वर्गमूल 16 1 है, यानी कि 3 वर्गमूल 16 1 है। क्या है वो? अपरिमेय है या काल्पनिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है या अभाज्य संख्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम हल कर लेते हैं और पता लगाएंगे कि 3 वर्गमूल 16 क्या होता है। तो देखो इसको हम हल करेंगे। 3 गुणा वर्गमूल 16, यानी देखिए 16 का वर्गमूल निकालेंगे हम 4। तो देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 3 गुना 4 हो जाएगा 12, 3 चौक 12। अब हम जानते हैं कि ये 12 जो होता है एक पूर्णांक संख्या होती है और पूर्णांक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर ये हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है पूर्णांक। तो 3√16 एक पूर्णांक होता है, जबकि यह अपरिमेय। आप अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि जिस संख्या का रूप p/q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या आप जानते हैं, जैसे कि अपरिमेय संख्या हमारी पाई होती है, √2 होता है, √3 होता है। इस प्रकार की संख्या हमारी अपरिमेय होती है, जबकि यह अपरिमेय नहीं है, यह है पूर्णांक। और काल्पनिक संख्या होती है हमारी रूट में -1, रूट में -2 और रूट में -3। इस प्रकार की हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है। इसलिए मैं आपको ये डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह पूर्णांक है। और अभाज्य संख्याओं के बारे में आप सभी जानते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और अपने आप सम से डिवाइड हो जाए, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में कह सकते हैं कि दिया गया नंबर एक पूर्णांक होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, पूर्णांक 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण अथवा अभाज्य, यानी कि ऋण संख्या को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी ऋण संख्या है? और यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर के पेपर में पूछा गया था। तो जैसे हम यूपीएसआई के क्वेश्चनों को हल करेंगे तो यूपीएसआई से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे आसानी से कवर हो जाएंगे। देखो हम देखते हैं कि ऋण संख्या या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऋण संख्या या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से या स्वयं अपने आप से डिवाइड हो जाए, अदर्स किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या हमारी ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर ये 13 जो है अन्य नंबर से 3 से और 13 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 51 हमारा 3 और 17 से डिवाइड होता है। और यहाँ पर 17 जो है 3 व 9 से डिवाइड होता है। लेकिन ये जो 47 नंबर है ये हमारा 1 से या स्वयं अपने आप से डिवाइड होता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 47। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में ऋण या अभाज्य संख्या आती है 47। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले देखते हैं कि यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो गुणनखंडों की संख्या वाला क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएसआई एग्जाम में आता है।
जब मैथ्स के क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे तो उनमें गुणनखंडों की संख्या वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। तो 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन में 60 के गुणनखंडों की या अन्य किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले दिए गए नंबर के हम अभाज्य, देखिए अभाज्य फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो 60 के अभाज्य फैक्टर्स करेंगे हम। देखो 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। देखो इस प्रकार से हम इसके अभाज्य फैक्टर्स कर लेंगे। तो 60 के अभाज्य फैक्टर्स हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। देखो 60 हो गए। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे। 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो जब हम इसको घातों के रूप में लिख लेते हैं तब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो घातों में एक जोड़कर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखो घातों में एक जोड़ लेते हैं, घातों में एक जोड़ते हैं। अब देखिए कर लीजिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात। 2 की घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। फिर 3 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे और फिर 5 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाती है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमारे दिए गए नंबर के गुणनखंडों की संख्या हो गई 12। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 4, 56 की घात 283, 141 की घात 243, 125 की घात 254 के अंतिम 2 अंक क्या है। तो हमें दिए गए नंबर में अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो जैसे हम इन तीनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमें इसके अंतिम 2 अंकों को ज्ञात करना है। तो आइए कैसे करते हैं। देखो घातों को हम सबसे पहले 4 से भाग करेंगे और जो शेष घात रह जाएगी तब वह उस इकाई अंक जो दिए गए नंबर का इकाई है उसकी घात बन जाएगी। तो करते हैं, सबसे पहले यही कार्य करते हैं। देखो घातों को 4 से भाग करेंगे। अब भाग करने के बाद देखते हैं क्या शेष बचता है। 4 7 28, 0 70 बार कटेगा, 3 शेष बच गया। तो हम पूरी 56 की घात 3 न लिख के उसका इकाई अंक 6 लिखेंगे और उसकी घात 3 लिख देंगे। देखिए 3 बचता है तो 6 की घात 3 गुणा, इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 4 7 28 3, यहाँ पर भी 3 बचता है तो इसका 141 संख्या न लिख के उसका इकाई अंक 1 लिखेंगे और उसकी घात 3, 1 की घात 3 इस प्रकार लिखेंगे गुणा 125 पर घात 254 है तो इसको 4 से भाग करेंगे। 4 6 24, 1 बच गया, हो गया 14, 4 3 12, 2 बच गया तो 5 की घात 2। और इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो 6 की घात 3 216 होता है, गुणा 1 की घात 3 1 होता है, गुणा 5 की घात 2 25 होता है। अब जैसे हम इन सभी की गुणा करेंगे तो हमें लास्ट के 2 डिजिट हमें मालूम हो जाएंगे, यानी कि दिए गए क्वेश्चन के अंतिम 2 अंक हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो 25 ही कम 25 और 25 छिके 150 हासिल 15, 25 ही कम 25 और 15 हो गया हमारा 40 हासिल 4। तो 25 दूनी 50 और 4 54। तो ये हमारा मल्टीपल बनता है। तो इसके लास्ट 2 डिजिट हमें मिल रहे हैं 2 0। तो दिए गए क्वेश्चन का है अंतिम 2 अंक हो गए 2 0, यानी कि 2 शून्य। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतर और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो 11 से विभाज्य होने का कॉन्सेप्ट आप सभी को मालूम होना चाहिए। वैसे आजकल इस कॉन्सेप्ट को सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 11 से विभाज्य संख्या को ज्ञात करना है। तो दिए गए नंबर के सम और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर
यदि शून्य हो जाता है या अंतर 11 का मल्टीपल में आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि दिए गए नंबर यानी दी गई संख्या के सम और विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर शून्य होना चाहिए या उनका अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम और विषम स्थान देखो, विषम और सम स्थान, विषम स्थानों के अंक, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, प्रथम ये विषम है, फिर ये विषम, फिर विषम। देखो विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं, 1 और 5 6, 6 12, और सम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं 6। देखो यहाँ ये 12 होते हैं और माइनस ये 4 2 6 होते हैं, तो इनका अंतर शून्य नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं विषम स्थान, बीच में एक छोड़ेंगे, 1 और 6 7, 7 और 4 11, और जबकि यहाँ 2 और 5 7 बैठता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो देखो 11 से विभाजित होने वाली संख्या को हम ज्ञात कर रहे हैं, 1 और 4 5 हो गए, 5 और 6 11, और ये हो गए 7, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब हम इसको देखते हैं, 1 और 5 6 और 0 6 हो गए माइनस, अब देखो 4 और 2 ये भी 6 हो गए। तो देखो विषम स्थान और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर बन रहा है 0, 6 में से 6 घट जाएगा 0। तो देखो ये प्रूफ हो रहा है ऑप्शन डी पर, तो यही हमारा वह संख्या है जो 11 से पूर्ण विभाज्य हो गई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 14,520 एक ऐसी संख्या है जो 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 1 2 3 2 4 #8 4, यानी कि ये एक नंबर है, एक संख्या है, ये कितने अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की यह संख्या है। तो इसमें हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए, किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। और यह क्वेश्चन यूपीएससी 2017 के 15 दिसंबर के एग्जाम में यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर हमें हैशटैग के स्थान पे निम्न में से कौन सा नंबर आना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो जिससे कि यह 8 का गुणज बन जाए, 8 के गुणज का मतलब है 8 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, वैसे मैं आज भी आपको बता रहा हूं। यदि 8 का डिविजिबिलिटी रूल या 8 से विभाजित होने वाली संख्या पूछे तो उसके लास्ट 3 डिजिट को देख लेते हैं कि दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे कि वह यदि 8 से कट जाए तो वह संख्या हमारी 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अब हम ये लास्ट 3 डिजिट लिख लेते हैं, हैशटैग 8 और 4। अब इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो इसमें कहा गया है कि हैशटैग के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे कि यह 8 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ 8 रखते हैं, तो 8 रखने पर यह 8 से 8 कट गया, 8 से 8 4 बच जाएगा। तो हमारी ये 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। 6 रखते हैं, हो जाएगा हमारा 68, तो 8 8 64। देखो यदि हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर ये 68 हो जाएगा, 8 8 64, 4 बच गया, हो गया 44। 44 8 से विभाजित नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम रखते हैं यहाँ पर 9, देखो 9 रख लेते हैं, 9 8 4, और अब देखते हैं इसको 8 से विभाजित करके, 8 ही कम 8, 1 बच गया, हो गया 18, 8 दूनी 16, 2 बच गए, 8 के 24। तो यानी कि यह 8 से पूरा विभाजित हो जाता है 123 बार। तो हम कह सकते हैं कि हैशटैग के स्थान पर
निम्न में से वह अंक होगा 9, यानी कि वह संख्या होगी 9 जो हैशटैग के स्थान पर रखा जाएगा और यह 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनता है 9। क्वेश्चन नंबर 7, 6 की घात 76 को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो यह क्वेश्चन भी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। 6 की घात 76 को 5 से भाग देने पर, तो इस 6 की घात 76 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 + 1 की घात 76। तो 5 + 1 की घात 76, देखो 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 की घात 76 यही हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से हमें पता लग जाएगा कि शेष क्या होगा। तो देखो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर शेष 1 बचेगा। और जब हम 1 की घात 76 को 5 से भाग कर रहे होंगे, 1 की घात 76 को 5 से भाग करेंगे तो देखो 1 की घात 76 1 होता है, तो 1 को 5 से भाग करेंगे तो शेष 1 ही होगा, क्योंकि 1 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अतः जब भाजक संख्या से कोई भी अंक छोटा आ जाता है तो वही शेष होता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है शेष 1। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है शेष 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यह क्वेश्चन भी इसी तरीके से हल होगा। 49 की घात 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा? यह क्वेश्चन भी यूपीएससी 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो 49 की घात 61 को लिखेंगे, 49 की घात 61 को लिखेंगे 35 से भाग देने पर, देखो इस प्रकार लिखेंगे इसको 35 के पदों में तोड़कर इसको ऐसे लिखेंगे 35 + 14 की घात 61 बटे 35। तो 35 से 35 डिवाइड हो जाएगा। 14 की घात 61 को हम पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 14 की घात 1 लिख लेंगे। आरंभिक विषम संख्या 1 लिख लेते हैं क्योंकि यह घात विषम है, तो इसलिए आरंभिक विषम संख्या घात रूप में 1 लिख लेते हैं और बटे 35। तो आप 35 से 14 को भाग करेंगे तो 35 से 14 को भाग देने पर शेष हमारा 14 ही शेष बचेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 3 की घात 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? यह भी यूपीएससी 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो 3 की घात 40 को 4 से भाग करने पर शेष पूछा जा रहा है क्या होगा? तो इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। देखो 3 को हम ऐसे लिख लेते हैं 4 - 1 की घात 40। देखो 4 में से 1 घटाएंगे वही बच जाएगा 3, 3 की घात 40 और इसको 4 से भाग करने पर शेष ज्ञात करेंगे। देखो 4 से 4 डिवाइड होगा, -1 की घात 40 को लिखेंगे और 4 से भाग करेंगे। तो इससे पहले हम -1 की घात 40 को हल करेंगे। यह घात सम संख्या के रूप में है तो माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है 1 बटे 4। तो 4 से 1 को भाग करेंगे 1 शेष बचेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न युग्मों में से कौन सा सह-अभाज्य युग्म है? तो देखो सह-अभाज्य युग्म पूछा गया है। तो सह-अभाज्य युग्म एक ऐसा जोड़ा जो 2 संख्याओं में होता है तो उसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखो सह-अभाज्य युग्म में दोनों संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, HCF 1 होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं हमेशा 1 से डिवाइड होगी, अदर्स किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसा युग्म सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो 156 और 126, तो यह सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म है या नहीं है देखते हैं। तो देखो इनको डिवाइड करके देखते हैं, 1 के अलावा और अन्य कौन सी संख्या इसे डिवाइड कर रही है? तो इसे डिवाइड कर रही है दोनों को 2। तो यह 2 से डिवाइड हो जाता है, यह भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यह सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 23 और 92, 23 × 23 = 92
और इसको भी अन्य संख्या 23 से डिवाइड किया जा रहा है। जबकि मैंने आपको ये बताया था कि सहभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसका HCF 1 होता है, अर्थात जो केवल 1 से विभाजित हो, अदर्स किसी भी नंबर से विभाजित ना हो, ऐसा युग्म सहभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ये 24,351 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यह भी सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन 18 व 35। 18 3 से डिवाइड, बट 35 5 से हो रहा है और यह 3 से, यानी कि इनका HCF होता है 1, तो 18 व 35 का HCF 1 होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि यह सहभाज्य युग्म है 18 और 35, ऑप्शन डी। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। देखो, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। तब उसी संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब देखो, जब उसी संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? देखो, इसकी ट्रिक्स भी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, और बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 3 रहता है, तो शेषफल को दूसरी भाजक संख्या से भाग करते हैं। देखो, शेषफल 3 को दूसरी भाजक संख्या से भाग करेंगे तो शेष मालूम हो जाएगा कि शेष क्या बचेगा। तो 2 एकम 2, तो 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचता है। तो देखो, हमें मालूम हो गया कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा शेषफल 1, ऑप्शन डी। अब आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखो, एक संख्या को, जैसे कोई नंबर है हमारा n, उसको 8 से भाग करेंगे तो भागफल हमें इसमें नहीं दिया गया है, तो भागफल हम 1 रख लेंगे और शेषफल 3। तो इस प्रकार वह नंबर हम ज्ञात कर लेते हैं। 8 एकम 8, भाजक और भागफल की गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 3 जोड़ लेंगे, 8 एकम 8 और 3 जोड़ेंगे 11, तो वह संख्या हमारी 11 है। अब देखो, उसी संख्या को 2 से भाग किया जाता है, यानी कि अब 11 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, 2 पंजे 10, शेष बचा 1। तो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सुपर क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से देखो। जब देखो किस तरह का नंबर दिया गया है और इस नंबर को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? और यह क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स के करा रहा हूं वे सभी यूपीएसआई के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यदि आप यूपीएसआई के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि यूपीएसआई इसी प्रकार का सिलेबस रखता है। बस क्वेश्चनों की छोटे मोटे डिजिट को चेंज कर देता है, बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन चलेंगे तो आप आसानी से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब इसको देखने से ऐसे ही स्टूडेंट को अजीब सा लगता है कि ये क्या दे दिया, लेकिन यदि वह इसको ध्यान से समझे, इसकी परिभाषा को अच्छी तरह समझे, तो हमें इसको पता लग जाता है कि ये किस प्रकार लिखा गया है। तो यह लिखा गया है 201, देखो 202, इस तरह से लिख रखा है कि जो दिखाई भी ना दे और समझ में भी ना आए। तो हम इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। 201, 202, 203, 204, 205, 206, इस तरह से 260 तक की संख्याओं के रूप में यह लिखा गया है और इसको 9 से विभाजित किया गया है। इस पूरे नंबर को, इसने इसे एक ही नंबर के रूप में लिख दिया, तो इस नंबर को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखो, मैंने बताया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दिए गए नंबर के डिजिट सम, यानी कि दिए गए नंबर के अंकों का योग यदि 9 से घट जाए तो वह 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाता है, अर्थात वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और यदि कटने के बाद जो शेष बचता है तो वही हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम दिए गए नंबर का डिजिट सम निकालेंगे। सबसे पहले इस दिए गए नंबर का डिजिट सम निकालेंगे और उसके बाद 9 से डिवाइड करने के बाद मालूम करेंगे कि शेष क्या बचेगा। तो देखो, अब हम देखते हैं कि 201, 202, 203, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा के स्थान पर जो अंक 2, 2, 2, 2 हर डिजिट में आ रहा है, हर बार आ रहा है,
तो वह कितनी बार है, ये 260 तक लिखा गया है, यानी कि 260 तक लिखा गया है। 200 से शुरू है, 201, 202, 203, 60 तक, यानी कि 2 का जो नंबर है वो 60 बार लिखा गया है। तो लिख लेंगे 2 गुणा 60। उसके बाद हम प्लस डिजिट सम कर रहे हैं इनका। इसके बाद 0 का नंबर आता है 0 0 0 0, यह भी 60 बार तक लिखा है, 0 गुणा 60। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 60 तक लिखा गया है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 इस प्रकार से 60 तक लिखा गया है। अब हम इनका डिजिट सम कर लेंगे, कितना होता है देखो, 60 दूनी 120 प्लस 0 गुणा 60 0 प्लस। अब देखिए क्रमागत संख्याओं का योग हमें मालूम है कि दी गई क्रमागत संख्याओं का योग यदि ज्ञात करना होता है तो जहां तक भी संख्या पूछी है लास्ट तक 60 गुणा अगली संख्या 61/2। तो इस प्रकार हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। कितना योग हो गया, 2 से काटेंगे, 60 को 30 बार, 30 और 61 की गुणा करेंगे 0, 3 एकम 3 और 3 चंग 18, 1830। अब देखो इनके अंकों को हम जोड़ लेंगे, 1830 और 120 हो गया 1950। और अब हम इसको 9 से विभाजित करने के बाद मालूम करेंगे कि दिए गए संख्या के अंकों के योग में कितना शेषफल बचेगा। तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग कर लेंगे, 5 और 1 6 और 9 6 15, 15/9, 9 से 15 को डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा 6। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 13, 25 की घात 13 प्लस 26 की घात 13 प्लस 27 की घात 13 प्लस 28 की घात 13 को 106 से विभाजित किया जाने पर शेष क्या होगा। बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में खास कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है। देखो आधार संख्या 1 1 के अंतर से बढ़ती जा रही है और घात संख्या समान है। 25 की घात 13, 26 की 13 और 27 की 13 व 28 की घात 13 है। तो यह एक विशेष प्रकार का पैटर्न है। तो जब भी इस प्रकार का पैटर्न आ जाए और उसको किसी नंबर से विभाजित किए जाने पर कहा जाए कि शेष क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में वह नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो a की घात n प्लस b की घात n। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के रूप में ये लिखा गया है। देखो दोनों का आधार अलग अलग है और घात यहाँ पर समान है और घात n बराबर यहाँ पर विषम है। देखो n बराबर यहाँ पर विषम है। तो इस प्रकार का नंबर हमेशा a प्लस b से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार का नंबर हमेशा a प्लस b से पूरा डिवाइड हो जाता है। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेष हमेशा शून्य बचेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 0। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिख लेते हैं 25 प्लस 26, आधार जोड़ लेंगे, 27 प्लस 28 को जोड़ेंगे और बटे 106 से हम भाग करेंगे। तो ऊपर की संख्याओं का जोड़ भी 106 ही होता है, जोड़ लीजिए आप, और बटे 106 से 106 पूरा डिवाइड होगा तो शेष हमेशा शून्य होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सुपर क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, देखिए 2/5वां हिस्से का मतलब हो गया 2/5 भाग, उसी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 210 प्राप्त होती है। देखो 210 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो इसे हल कर लेंगे हम, 5 एकम 5 में 2 जोड़ेंगे, 7/5 बराबर 210। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21 30 बार, 30 की 5 में गुणा करेंगे, 30 पंजे 150, तो वह मूल संख्या हो गई 150। और यही हमारा क्वेश्चन है। देखो 150 बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हो गया, ऑप्शन बी 150। क्वेश्चन नंबर 15 सुपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा खतरनाक क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन को आसान बना लीजिए। मैं हर क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही समझ कर करता हूं और आप भी इसी तरह समझो और कीजिए। देखो एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक, देखो 3 अंकीय संख्या ये हो गई, यहां से हमारी 3 अंकीय संख्या
का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, यानी कि यहाँ पर 3 3 का गुणज होगा। हर अंक 3 अंकों की संख्या का हर अंक 3 का गुणज है। 3 का गुणज उसे कहते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या हो, यानी कि ये लास्ट अंक एक सम संख्या हो। अब देखो एक एक अंक आएगा, यहाँ 2 डिजिट वाला कोई भी अंक नहीं होगा, तो हमारा 2 डिजिट से पहले हमारा अंक होता है 3 का डिविजिबल, यानी 3 का गुणज होता है 9। तो 9 हमारा सम संख्या का अंक नहीं है, तो इससे पहले हो गया हमारा 6 हो जाएगा। देखो, और उसने ये भी शर्त रखी है कि तीनों अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो इससे पहले 3 3 के अंक रख लिए जाएंगे। देखो 3 ही के मल्टीपल में आएंगे और सभी तीनों अंकों का योग 12 भी होगा, और इसका लास्ट अंक एक सम संख्या होगा और जो 3 का गुणज होगा। तो इस प्रकार यह 3 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है 336। अब इस संख्या का 25% ज्ञात करेंगे। 25% का मतलब हो गया 1/4, तो हम इसका 1/4 ज्ञात करेंगे। 4 8 32, 1 बच गया, हो गया 16, 4 चौक 16, तो इसका 1/4 यानी कि 25% हो गया 84, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 84। ऑप्शन सी है 84। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, इसमें दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो हम यहाँ पर 3 संख्याएं लिखेंगे जो कि क्रमागत मानी गई है, और इन सभी तीनों का योग दिया है 12। तो देखो जब तीनों संख्याओं का योग 12 दिया गया है और वह क्रमागत संख्याएं हो, तो उनके योग को उन्हीं कुल संख्याओं से हम भाग दे देते हैं, तो यहां से एवरेज बन जाता है, इन तीनों संख्याओं का औसत बन जाता है, और औसत ही हम बीच की संख्या को कहते हैं, यानी कि औसत किसे कहते हैं, बीच की संख्या को ही हम औसत कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगी 3 चौक 12, तो यहाँ पर ये बीच की यानी कि मध्य की संख्या हो गई 4, इससे पहले हमारी है 3 और इसके बाद हो गई 5, तो ये हो गई 3 क्रमागत संख्याएं, और जिनका योग 12 दिया है। देखो 12 हो जाता है 5 4 9 3 12, तो हमें प्राप्त हो गई है 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योग 12 है। तो इसमें दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल पूछा है, तो इनका गुणनफल हो गया 4 पंजे 20, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 20। 4 पंजे 20, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल 4 पंजे 20। तो देखते हैं यहां पर हमारा ऑप्शन शायद गलत है कुछ, देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। हाँ 20 है, बिल्कुल सही है, तो यहां पर ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है हमारा 20, तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो यहां पर ऑप्शन सी गलत लिखा गया था मुझसे, तो यहां पर हमें दिया गया है ऑप्शन सी 20। हमने यहां पर प्रूफ कर लिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग भी 12 है, क्रमागत भी है, तो दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा यानी कि 3/6वां भाग उसी संख्या में जोड़ा जाए, किसी नंबर में जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या 54 प्राप्त होती है। देखो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 6 कम 6 और 3 9/6 बराबर 54, तो 6 से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54, 6 6 36, तो वह संख्या हमारी हो गई 36। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 36। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आगे भी क्वेश्चन देखिए, 1 3 2 4 6 8 ये दिया गया एक नंबर है, इसमें 3 का अंकित मान बोलते हैं 3 का फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। हम अंकित मान को जातीय मान भी कह देते हैं, जातीय मान यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं फेस वैल्यू। तो 3 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखते हैं 3 का स्थानीय मान लिखेंगे। 3 के बाद कितनी संख्या है हमारी,
कितने स्थान है, 1 2 3 4, तो 3 के बाद जितने स्थान होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं और यह हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। अब पूछा गया है कि 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान स्वयं अपने आप में ही वह अंकित मान या जातीय मान या इंग्लिश में कह सकते हैं फेस वैल्यू कहलाता है। तो 3 का अंकित मान 3 ही होता है। अब इन अंकित मान और स्थानीय मानों के योग को ज्ञात करेंगे, यानी कि इन्हें जोड़ लेंगे। 3 0 3 0 0 0 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि a बराबर 0.84181818 है तो a के निम्नतम भिन्न रूप के अंश और हर के बीच का अंतर बताओ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। a बराबर, यह बार बार देखते हैं कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 0.84181818, यानी कि 2 डिजिट वाला नंबर 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बार लगाकर शॉर्ट में इस प्रकार लिख लेते हैं। तो यह नंबर हो गया हमारा 0.8418 पर बार। अब हम इसको भिन्न रूप में कन्वर्ट करेंगे और उस भिन्न के अंश व हर के बीच के अंतर को ज्ञात करेंगे। तो देखो जितने अंकों पर यह बार का चिन्ह लगा है उतने ही बटे 9 लिख लेते हैं। अगर 2 अंकों पर बार का चिन्ह लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो उनकी 0 मान लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम करते हैं, यह पूरा नंबर 8418 है, तो देखिए 8418 में से हम जिस नंबर पर बार नहीं है उसको घटा लेते हैं। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 11 में से 8 घटाएंगे 3, यहाँ रह गया 3 8, तो 8334 घटाने के बाद बचता है 8334 और बटे 2 बार 9, और इन 2 अंकों की 2 0 लगेगी। अब इसको निम्नतम रूप में हम हल करेंगे कि इसका निम्नतम रूप क्या है। देखो 18 से घट सकता है, ये 18 पंजे 90, 5 बच गया, हो गए 90, 18 पंजे 90, ये 0 काट दिया। अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, देखो 83 में से 72 घटाएंगे 1 1 11, 18 3, 18 छिक्के 108, 5 बच गए, हो गए 4, 18 3 54। तो यह 18 से 463 बार डिवाइड हुआ है और 18 से 505 बार डिवाइड हुआ है। अब यह भिन्न का अंश और हर है, तो इस भिन्न के अंश और हर में से दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, यानी कि अंतर करेंगे, और हमें ज्ञात हो जाएगा इन दोनों का अंतर। पाँच 550 में से 463 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ 4 14 में 6 घटाएंगे 8, 87, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 87। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपर क्वेश्चन है ये आपके लिए। यदि 18 40 6 XY को 90 से विभाजित किया जाए तो x और y का योग ज्ञात करो। तो देखो 90 से विभाजित करने के बाद हमें पता लगाना है कि x और y का मान क्या है और उसका योग ज्ञात करना है। फिर तो देखो 18 4 0 6 XY 90 से विभाजित करना है, तो 90 के फैक्टर करेंगे 9 2 90। देखो अब हम देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। यहां पर मैंने 90 के फैक्टर करे हैं 9 2 90, यानी कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, जिस संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 आ जाए तो वह 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहां से हमें मालूम हो गया कि y का मान यहां पर 0 होगा। अब हम देखते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखो 8 और 1 9, 8 और 1 जोड़ेंगे 9, 9 से डिवाइड होगा। 4 और 6 जोड़ेंगे 4 और 6 10, 0 को जोड़ेंगे 10 ही रहेगा।
और उसके बाद 10 में कितना जोड़े, x के स्थान पे है, जिससे कि वह 9 का डिविजिबिलिटी रूल आ जाए, बन जाए। तो 6 4 10 में 8 जोड़ेंगे, 18, 9 का डिविजिबिलिटी रूल में आ जाएगा 18। तो देखो 6 4 10 और 8 18, तो x का मान 8 होगा यहाँ पर, जिससे कि 18 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हमसे पूछा है x और y का योग, x और y का योग ज्ञात करो। तो x का मान 8 हो गया, y का 0, तो 8 जमा 0 8, तो x और y का योग है 8, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 21, 56 की घात 283 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। देखो यह क्वेश्चन भी यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 के पेपर में पूछा गया था, तो इसको हम ज्ञात करेंगे और इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि घात को 4 से भाग दे देते हैं और जो शेष घात बचेगी वही इसके इकाई अंक की घात होगी। तो 4 से 4 सते 28, 3 बचेगा, 4 से 28 0, 70 बार कटेगा, 3 शेष बचेगा, यहाँ 4 से भाग देने पर 3 शेष। तो देखो हम 56 न लिखकर हम लिख लेंगे 6 लिख लेंगे, तो 6 की घात 3 बच जाएगा शेष रूप में, 4 से भाग देने पर घात 3 बचती है, तो 6 की घात 3। अब हम इसको खोल लेंगे 6 की घात 3 को, और हमें अंतिम 2 अंक ज्ञात हो जाएंगे। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, इस प्रकार हम 6 की घात 3 को खोलेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, 6 चंग 36, ठीक है 216। तो दिए गए नंबर में अंतिम 2 अंक है 1 6, यानी कि लास्ट 2 डिजिट नंबर है 1 और 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 22, x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बहुत आसानी से हो जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। x और 5 के बीच का अंतर, देखो x और 5 के बीच का अंतर ऐसे लिखेंगे, 41 और x के बीच का अंतर, 41 और x के बीच का अंतर बराबर है, देखो ये बराबर है, देखो ऐसे लिखते हैं। तो x का मान ज्ञात करेंगे। अब x का मान ज्ञात कर लीजिए, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। माइनस x का मान इधर लाकर जोड़ेंगे x में, तो माइनस 1x में जुड़ेगा, तो 2x बराबर माइनस 5 इधर जोड़ेंगे, 41 में 5 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। और अब x का मान हम ज्ञात करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 46 को 2 से 46 23 बार डिवाइड होगा, तो x का मान आ गया 23, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 23, ऑप्शन बी है 23। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 23, कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने के योग्य है। देखो 24 से पूरी तरह विभाजित करने के योग्य होगी, तो 24 के हम फैक्टर्स करेंगे, 8 3 24, देखो 8 3 24, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लेंगे और पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, अगर कटता है तो वही हमारी नंबर होगा, और फिर उसको 8 से भी देख लेंगे काट कर, तो इस प्रकार 24 से विभाजित संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो 4 और 1 5 और 7 5 12, कट जाएगा 12। अब देखते हैं 4 और 4 8, 8 3 से नहीं कटता, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, छोड़ देंगे इसको। फिर इसको देखेंगे बी ऑप्शन को, 8 2 10 8 18, कट जाएगा। अब रहेंगे 5 और 1 6, 5 और 6 का अंक जोड़ेंगे 11, 11 3 से नहीं कटता, छोड़ देंगे। अब इसको देखते हैं 3 9, कट जाता है, 6 भी कट जाता है 3 से, 7 और 4 11, 3 से नहीं कटता, छोड़ देंगे इसको भी। अब डी ऑप्शन को देखते हैं, 7 और 5 12, कट जाएगा, 2 और 8 10, 5 15, कट जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है 57 528, यह नंबर हमारा 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 सुपर क्वेश्चन है, जो कि आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं। देखो, यदि घात विषम आ जाती है तो आरंभिक घात विषम के रूप में 1 या 3 ले लेते हैं। तो देखो, 49 की घात 15 - 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग देगी? और यह क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे, 49 की घात 15 - 1 किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि घात विषम आ जाए तो आरंभिक घात विषम रूप में 1 ले लेते हैं, क्योंकि विषम अंक हमारा होता है 1, 3, 5। तो आरंभिक अंक 1 ले लेंगे, यहाँ पर घात रूप में विषम अंक 1 लेंगे। तो 49 की घात 1 - 1 इसको हल करेंगे। 49 की घात 1 को 49 - 1 हो जाएगा, और 49 में से 1 घटाएंगे 48। अब देखेंगे 48 किस से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है? 18 के पढ़े में नहीं, 14 में नहीं, 48 से 48 डिवाइड हो जाएगा, 50 से नहीं। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 48। तो दिए गई संख्या को निम्न में से विभाजित किया जा सकता है 48 से। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 48। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो पेश करते रहें और यूपीएससी का पूरा मैथ आपके सामने पेश कर सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।